नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को संबोधित करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के किसी भी मुद्दे पर खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार। केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.74% हुई। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। कल नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखने के अवसर को प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम बताया। वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि उनका संकल्प श्रेष्ठ भारत और देश की प्रगति, उनकी पूजा तथा उनके हर निर्णय में देश की मजबूती और देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कहा कि वे संकल्प लें कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत चिंताओं से ऊपर उठकर देश की चिंता का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि देश की एकता, अखंडता सर्वोपरि है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद संसद भवन का निर्माण ऐतिहासिक अवसर है। नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के शिलान्यास की सराहना की है। एक ट्वीट में गृहमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का शिलान्यास भारतीय इतिहास में स्वर्णिम दिन है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि संसद भवन लोकतंत्र में लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ ही स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। वानविल सांस्कृतिक केंद्र इस समारोह का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष ये समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे। ये समारोह राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्य भारती की आज 138वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर बीएस राघवन ने महाकवि भारती के बारे में बताया। सुब्रमण्य भारती तमिल भाषा के अनोखे एक महाकवि माने जाते हैं। उन्होंने तमिल कविता के माध्यम से सारे तमिलनाडु की आम जनता में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एक बड़ा उद्वेग जगाया था। उनकी कविता लिखने की पद्धति थी, उसकी विशेषता यह थी कि वो सरल सहज भाषा में आम जनता भी आसानी से समझने वाली शैली में थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक होगी। मध्य एशिया के किसी देश के साथ ये भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक होगी। इसमें कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। हाल के वर्षों में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता रहा है। 2015 और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव 2018 और 2019 में भारत यात्रा पर आए थे। इन यात्राओं से दोनों देशों की सामरिक साझेदारी में नई गति आई थी। वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों की सरकारों के बीच कई समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय अगले महीने होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के सिलसिले में आज खाड़ी सहयोग परिषद और भारत पर 2 वर्चुअल पैनल चर्चा आयोजित करेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन दोनों बैठकों को संबोधित करेंगे। इन चर्चाओं में भारत और विदेश से करीब 15 जाने माने विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। जनवरी 2021 में होने जा रहे मुख्य प्रवासी सम्मेलन के पूर्ण सत्र के विमर्श की भूमिका के रूप में ये चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। पहली चर्चा में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच शानदार राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस्तेमाल करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श होगा। दूसरी चर्चा में खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बदलती प्रौद्योगिकी और आर्थिक वातावरण के अनुकूल प्रशिक्षित करने के उपायों पर विचार विमर्श होगा। सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत को तैयार है। हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए उनकी ओर से सुझावों की प्रतीक्षा की, लेकिन वे कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान कई लोगों का ये भी कहना था कि कृषि संबंधी कानून अवैध हैं क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इन कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर नहीं पड़ता। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लंबे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनों में ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके अनुसार समझौते किसानों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच ही होंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बात एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खरीफ मौसम के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 9 दिसंबर तक 362 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 21.25% अधिक है। अकेले पंजाब से ही 202 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। ये कुल खरीद का 55.96% है।
केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा अध्यक्ष के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है। श्री नड्डा, श्री मुकुल रॉय, श्री दिलीप घोष, श्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों के काफिलों पर पत्थरों, ईंटों और कांच की बोतलों से हमला किया गया था। हमले में श्री विजयवर्गीय और श्री दिलीप घोष की कारों सहित कई कारों को नुकसान पहुंचा है। गृहमंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। श्री शाह ने कहा कि इस प्रायोजित हिंसा के लिए राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल के शांतिप्रिय लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल अराजकता और अंधकार के दौर में पहुंच गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन पहले ही आ चुका है और इस सोनार बांग्ला में कमल खिलना अब कुछ समय की बात है। बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहाँ लॉलेसनेस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के किसी भी मुद्दे पर खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार। केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.74% हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हो गई है। बीते एक दिन में 37,700 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 31,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में कुल 97,67,000 से अधिक लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल 3,72,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी के प्रभावी नियंत्रण और रणनीतिक प्रबंधन के कारण भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,078 मामले हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर ये औसत 8,883 है। उन्होंने कहा कि भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो कि वैश्विक स्तर पर 2.29% से काफी कम है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण विषय पर आयोजित अंतर मंत्रालय बैठक में ये बातें कही। बैठक का आयोजन विश्व बैंक ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के विश्व स्तर के शोध संस्थानों ने अगुवाई की है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,575 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 6,01,150 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 5,72,523 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में कोविड संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर 92% हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जयपुर और जोधपुर शहरों में भी नए मामलों की संख्या घटी है। इस माह के शुरुआती 10 दिनों में प्रदेश में संक्रमण के लगभग 19,000 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 28,500 के करीब रही। इन 10 दिनों में प्रदेश की रिकवरी रेट भी 150% के लगभग रही है। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी दर्ज की गई। इस अवधि में राजधानी जयपुर में रोज करीब 500 नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं जोधपुर में नए संक्रमण की संख्या 225 रही।
बाकी जिलों में भी नए संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1270 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91.99% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,24,081 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,06,126 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,465 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 84,92,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में इस वक्त 13,820 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 72 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 12 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,135 हो गई है। इस बीच संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 2 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है, जिसमें एक वृद्धाश्रम भी शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि होने की खबर देने के साथ ही आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लोगों में इस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने में सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी ने लोगों तक पहुंचने के लिए इस वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाता है। फोन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड महामारी से जुड़े देश भर के श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जीबी पंत अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, मैक्स अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस और कई अन्य केंद्रों के जाने माने डॉक्टरों ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 250वीं कड़ी के अवसर पर हम विशेषज्ञों के कुछ बेहतरीन उत्तर प्रसारित कर रहे हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के लक्षणों के बारे में बताया। कोरोना एक सिंपल निमोनिया नहीं है, उसके कई और भी लक्षण है, क्योंकि वो शरीर के और कई भाग में भी असर कर सकता है। तो एक लक्षण ये है कि जो हम देख रहे हैं कि बुखार के साथ सिर्फ डायरिया हो सकता है, कि कई दिनों तक डायरिया भी है और कोई जुकाम नजला खांसी नहीं हुई, सिर्फ डायरिया हुआ। कोविड-19 जो है वो कुछ हद तक खून की नाली में भी सोजिश कर देता है और क्लॉटिंग खून में कर देता है, तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। नया लक्षण जो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है बाहर भी, कि आपका जो स्वाद है वो टेस्ट खत्म हो जाता है और जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। सूंघने में भी लगता है कि आप स्मेल आपकी खत्म हो गई है और जो स्वाद है वो भी खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए दिए जलाने के महत्व का उल्लेख किया। कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है उसमें हम सब एक हैं। हम में से कोई अकेला नहीं है, सारा देश जुड़ा हुआ है और हम मिलके इस लड़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से जीतेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने भारत में जांच सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी के बारे में बताया। देश इतना बड़ा है, कहीं भी रहे उसको हम टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और उससे सिर्फ जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम पहचान के उसको हम आइसोलेट करने का, जो भी उसके संपर्क में आया है उसके टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट का जो फायदा हुआ है वो आज हमको नजर आता है जब संख्या गिर रही है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर ने कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 249वीं कड़ी में कोविड वैक्सीन और सामूहिक प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी दी। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन।
जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें, अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुएं नहीं। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर E.K. वार्ष्णेय ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार वैक्सीन के लिए आपातकालीन मंजूरी दे सकती है, लेकिन ये सुरक्षित होनी जरूरी है। जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट है एक बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि ये महामारी इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है, तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलप करें, और जो सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए। तो बहुत सी चीजें जो है वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन। लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन देखिए सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाए, नया भी दे पाए, परंतु सेफ होनी चाहिए, उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान के तहत किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नईम, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन की आधारशिला रखने को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह। हिन्दुस्तान ने लिखा है, भारत की आकांक्षाओं वाला भवन। अमर उजाला ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लोकतंत्र में संवाद कायम रहना अहम, मनभेद के लिए जगह नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, पश्चिमी देशों से पुराना है भारत में लोकतंत्र, संसार में चलता रहे संवाद, नई संसद आजादी की प्रेरणा बने। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमला, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के शिक्षा संवाद के संस्करण में शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ बातचीत पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, छात्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर, जेईई मेंस वर्ष में 4 बार आयोजित कराने पर प्रस्ताव। जनसत्ता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2019 ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट्स रिपोर्ट को अपनी बॉटम हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, और भी गम है कोरोना के अलावा, संभालिए दिल को, सबसे ज्यादा मौत की वजह यही। आंकड़ों के अनुसार 16% मौत हृदय की बीमारी से होती है, मधुमेह से मरने वालों की संख्या 70% तक बढ़ी। सुप्रसिद्ध कथक और कथकली का मेल करने वाले उस्ताद देबू के निधन की खबर जनसत्ता में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को संबोधित करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के किसी भी मुद्दे पर खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार। केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.74% हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।